तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड बार्सिलोना फाइनली कार्डिस से हारने के बाद अब जो है कैंप नऊ में यूवेंटस के सामने मैच खेलने वाली है। एंड कार्डिस के मैच जो है वो बार्सिलोना वर्सेस सेल्टिक टाइप का ही मैच था, जो कि काफ़ी अनलकी मैच रहता है। एंड मैंने काफ़ी जनों को देखा कि लोग परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज़ काफ़ी कर रहे थे, बट जो चीज़ जो हमें क्रिटिसाइज़ एक्चुअल में करनी चाहिए वो हमें स्टार्टिंग ऑफ द लाइनअप से करनी चाहिए। कि जब हमने वो पहली बार लाइनअप देखी थी तो उसमें जो मैं नहीं देखना चाहता था मुझे डेफिनेटली वही देखने को मिला। सबसे पहली बात तो मैं नहीं चाहता था कि बुस्केट्स खेले। हालांकि अगर हम उनके सिर्फ स्टैट्स देखेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, बुस्केट्स काफ़ी अच्छा खेला है, काफ़ी की पासेस दिए उन्होंने एंड काफ़ी सक्सेसफुल जो थी पासेस भी कंप्लीट की है। बट बात यह है कि वो बॉल रिकवरीज में अच्छे है, बट डिफेंसिवली एंड अटैकिंगली वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं सर्जियो बुस्केट्स। तो मैं ये देखना नहीं चाहता था। एंड उसका जो तीस एक और जो दूसरी चीज़ थी, मार्टिन ब्रेथवेट, एंटोइन ग्रीजमैन, लियोनेल मेसी और ये फिलिपे कोटिन्यो, इन सबको एक ही लाइनअप में खिलाना, वो भी ऐसी टीम के सामने जो कि पाक द बस टाइप खेलने की पूरी कोशिश करती है। और वही चीज़ हुई। कार्डिस एक ऐसी टीम है जो गलतियां ढूंढती है और जैसे उनको वो गलती मिल जाती है वो गोल स्कोर करते हैं। एंड इतनी नैरो फॉर्मेशन हो गई थी वो चीज़ की वो बैठी नहीं। तो इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या था कि अगर आप इन प्लेयर्स को लेकर ये खेलना चाहते हो तो 4-2-3-1 की जगह 4-3-3 खेलना बेटर एक स्ट्रेटेजी रहेगी। भले मिंगवेजा ने गलती कर दी, बट मेरे हिसाब से जैसे 4-3-3 जो हमने खेला था ओसासुना के सामने, वही चीज़ कार्डिस के सामने भी हो सकती थी। तो ये तो मैं इस मैच के बारे में इतना ही बात करूंगा, बट एक छोटा सा बीच में मेंशनिंग दूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो कि अभी काफ़ी अच्छा खेल रही है। एंड अभी मैंने लंदन डार्बी भी कल देखी। हॉटस्पर्स जीतने वाले थे, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं थी। तो एक मेंटेलिटी देखने को मिली है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जो कि अभी दूसरी टीम से देखने को नहीं मिली है। वो ये है कि दूसरी टीम्स जैसे बार्सिलोना भी एक मैच हारने के बाद दूसरा मैच जीतना, तो वो होती है कि एक पिकअप मेंटेलिटी जो कहते हैं कि आप एक लूजिंग फॉर्म में थे फिर आप एक विनिंग फॉर्म में हैं। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड उसी मैच में उस मेंटेलिटी को चेंज करती है सेकंड हाफ में, मोस्टली यही देखा गया है। तो जितने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है एंड एंजॉय दिस गोल्डन टाइम। एंड फिर से पनौती लग गई मेरे बोलते ही, बार्सिलोना फिर से हार गई एक बार जब मैंने वो वीडियो बनाई थी गोल्डन टाइम्स वाली। तो काफ़ी डिफिकल्टीज़ है। बट अभी यूवेंटस वर्सेस बार्सिलोना के बारे में बात करते हैं। एंड काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है, काफ़ी सारी चीज़ें आई है कि बहुत कुछ हुआ है। तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं विद लाइनअप। सो गाइज़, ये वो लाइनअप है जो यूवेंटस के सामने मोस्ट प्रोबेबली आने वाली है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको टेक्निकली बताने वाला हूँ वो ये है, क्योंकि यूवेंटस 4-4-2 खेलती है तो एक वो विड्थ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि हम मोस्टली ट्रिंकाओ एंड पेड्री को जो है थोड़ा इस विंग के आसपास ही देखेंगे। एंड हम सर्जिनियो डेस्ट और जॉर्डी अल्बा को भी इधर ऊपर आते हुए देखेंगे, जहाँ पे रोनाल्ड अराहो और लेंगलेट के साथ हमें एक और डिफेंडर देखने को मिल सकता है इजीली। या तो वो पीएनएच हो सकते हैं या फिर वो फ्रेंकी डेयोंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एट द बैक थ्री बन सकता है एंड कुछ ऐसी ही पोजीशन रहने वाली है। बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक जो है मिरेल पियानिश थोड़े पीछे जाएंगे एंड फ्रेंकी डियोंग जो है एज ए CDM यहाँ पे खेलेंगे। एंड आई थिंक ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अंदर अटैकिंग के लिए मेसी भी है, ट्रिंकाओ भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक और चीज़ ये हो सकती है कि एंटोइन ग्रीजमैन हमको देखने को मिल जाए ट्रिंकाओ की जगह, तो उसका भी हमें काफ़ी हद तक ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये उस टाइप की स्ट्रेटेजी है जो कि मोस्टली सब लोग यूज़ करते हैं बड़ी टीम के सामने ही, 3 एट द बैक खेलना, फुल बैक्स को आगे ले जाना। तो क्योंकि पहली बात तो अगर हम देखें कि अगर अटैक में हम लोग बात करें तो पेड्री वगैरह सब हमें एक साथ आगे आते हुए ही दिखेंगे एंड काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। और वहाँ पे जॉर्डी अल्बा एंड सर्जिनो डेस्ट, जो कि दोनों बहुत अच्छे ओवरलैपिंग रन निकालते हैं। एंड साथ ही साथ मार्टिन ब्रेथवेट है, मेसी है। तो अटैकिंग वाइज काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड पीछे 4 जने जो है हमारे पास एज अ डिफेंस में है। तो जब वापस डिफेंस की बारी आएगी तो ट्रिंकाओ एंड पेड्री वो सबसे पहले जने होंगे जो कि डिफेंसिव ड्यूटीज़ में वापस आएंगे, इंक्लूडिंग सर्जिनियो डेस्ट। जॉर्डी अल्बा को डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो भी अपनी एरिया इजीली कवर कर सकते हैं। नेटो इसलिए क्योंकि ये बताया जा रहा है कि टर स्टेगन को है इसमें बेंच किया जाएगा विद मोस्ट ऑफ द होली काउस। तो आई थिंक ये थी। अब हम चलते हैं कैसे वालवर्डे, जो कार्डिस या पाक द बस टाइप की टीम्स होती थी उनके सामने जो है कैसा खिलाते थे। तो गाइज़,
जब वालवर्डे के टाइम मैच शुरू होता था तो बेसिक 4-3-3 ही रहता था, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो था ये एक 3-5-2 के अटैक में बन जाता था एंड ओवरलोड करना मिडफील्ड को। ये काफ़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है किसी और से, क्योंकि सुआरेस एंड मेसी ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो डेफिनेटली 2 से 3 डिफेंडर्स को अपने आप ही बिजी रखते हैं। एंड क्योंकि विडाल, रैकिटिच और कोटिन्हो ये लोग इतना ओवरलोड कर देते उस जगह को, इतना कंट्रोल में रखते थे कि एल्बा एंड नेल्सन सेमेडो के लिए काफ़ी टाइम रह जाता था रन निकालने के लिए। एंड लैंगलेट है, बुस्केट्स है, पीके है, ये तो पीछे रहते ही थे। लेकिन ऐसी क्योंकि पाक द बस टीम है तो उनको पता है कि वो जो है वो ज़्यादा तेज़ आने की कोशिश करेगी एंड तब तक एल्बा एंड सेमेडो भी पीछे आ जाया करते थे। तो ऐसे वाल्वर्डे जो है वो अपने आप को काफ़ी स्थितियों से बचाते थे। बट अब यही देखना है कि रोनाल्ड कोमन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं यूवेंटस के सामने। आई थिंक ये तो नहीं होगी, ये तो मैं आपको बताना चाहता था कि कार्डिस जैसी टीमों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे जीता जा सकता है उनके सामने। बट यूवेंटस के सामने डेफिनेटली प्लान बी ही फॉलो करने वाले हैं। तो अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि रोनाल्ड कोमन के पास एक प्लान ए था एंड एक प्लान बी था। एंड प्लान बी क्लियरली वर्क कर रहा है, जहाँ पर उन्होंने बुस्केट्स को, या मैं कहूँ कि जो भी होली काउज वगैरह है, सिर्फ रिलायबल होली काउज जैसे कि जॉर्डी एल्बा है, ये सब है, मतलब सिर्फ जॉर्डी एल्बा ही कहूँगा मैं उसमें, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड अभी चीज़ ये आ रही है कि रोनाल्ड कोमन यूवेंटस के सामने थोड़ा सा एक्सटेंडेड प्लान भी यूज़ करने वाले हैं। एंड अगर वो काम करता है तो वो ला लीगा में भी उसी अप्रोच के साथ जाएंगे। एंड रोनाल्ड कोमन जो है अब थोड़ा उन्होंने ऐसा आया कि वो थोड़ी अपनी स्टबर्ननेस कम करेंगे एंड जो रिक्वायरमेंट होगी एक्चुअल में उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी ये है कि सबसे पॉसिबल लाइनअप जो है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ क्या होने वाली है। बट उसमें एडिशन ये होगा कि आपको पता होगा कि अब उस्मान डेम्बेले 2 से 3 हफ्ते के लिए फिर से इंजर्ड हो चुके हैं। एंड ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी इंजरी है, बट हाँ एक्चुअल में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैचेस इसी में मिस होने वाले हैं, जिसमें हर हफ्ते में उनको 2 या 3 गेम खेलने हैं। तो काफ़ी गेम्स, इंपॉर्टेंट गेम्स जो है वो मिस होने ही वाले हैं डेफिनेटली। बट ये इंजरी जो है ये थोड़ा ओवर वर्क की वजह से, ओवरलोड की वजह से, जैसे सर्जी रोबर्टो को हुई थी। बट डेम्बेले थोड़े फिजिकल साइड में बेटर थे, जिस वजह से उनको इतना नहीं हुआ है कुछ। तो आई थिंक वो 2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, 2 हफ्ते में ईजी रिकवर कर सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी एक जो चीज़ आ रही है कि अब वो एक ही टीम में ग्रीजमन, मेसी और कोटिन्हो को नहीं खिलाने वाले हैं। एंड मार्टिन ब्रेथवेट एज अ नंबर 9 उन्होंने कार्डिस के सामने भी अपना काम करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, बट बाद में चीज़ें थोड़ी फेड होने लग गई थी क्योंकि सब बहुत मिडल में आ गए थे, तो विर्थ बरकरार करने के लिए कोई नहीं था। अब उसी विर्थ के लिए पेड्री एंड ट्रिंकाओ को जो है वो इंक्लूड किया जाएगा एंड मेसी को आई थिंक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खिलाया जाएगा एंड ब्रेथवेट एज अ नंबर 9 या फिर एंटवान ग्रीजमन एज नंबर 9 ही होने वाला है। एंड अब जो है थोड़ा रोनाल्ड कोमन के साइड से ये भी आ रहा है कि उनको थोड़ा एलेनिया, रिकी पुइच और पियानिच पे ज़्यादा भरोसा हो गया है बुस्केट्स की ऑडियो की परफॉर्मेंस देखने के बाद, क्योंकि दोनों इस सीज़न बिल्कुल भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी बॉल लूज़ की थी कल फ्रैंकी डे जॉन्ग ने भी, एंड फ्रैंकी डे जॉन्ग कोई बहुत अच्छे जो है ऑप्शन नहीं है एज अ सेंटर बैक, ये चीज़ हमने देखी थी। तो रोनाल्ड अराहो भी वापस आ चुके हैं एंड आई थिंक यूवेंटस वाले मैच में जो है मिंगुएजा बाहर बैठेंगे तो रोनाल्ड अराहो को मोस्ट प्रोबेबली चांस मिलेगा। एंड लैंगलेट से गलती हुई है, बट हम चलो ठीक है, एक गलती है माफ़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं था कि वो पूरा ही मैच बहुत बेकार खेले थे, वो सिर्फ एक गलती थी एंड जो भले बहुत कॉस्टिंग थी, बट हमें फेथ रखना पड़ेगा प्लेयर्स पे। ये लैंगलेट कोई हैरी मैगवायर टाइप जैसा प्लेयर नहीं है जो कि हर मैच में, या फिल जोन्स बेटर रहेगा कि हर मैच में जो है परफॉर्म नहीं कर रहा, दिक्कतें दे रहा है टीम को, तो वैसे कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये है कोमन का प्लान बी जिसको वो इनिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि विंगर्स धीरे धीरे अब डिप्लीटेड होने लग गए हैं और कोई है नहीं। एंड अभी भी कॉन्ट्रैक्ट द लेफॉन्ट, विकी पुइच और एलियनिया पे भरोसा करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब यही लोग इनको आके बचा सकते हैं और कोई भी नहीं बचा सकता। तो क्योंकि यूवेंटस एक ऐसी टीम है जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कंजर्वेटिवली खेलती है, हालांकि उनकी फॉर्मेशन हमेशा 4-4-2 ही रहती है, इसके बाद भी वो पता नहीं क्यों अटैकिंग फेज में ज़्यादा रहते हैं एंड डिफेंसिव में थोड़ा कम रहते हैं, जिस वजह से हमने देखा है कि यूवेंटस जो है वो हर एक मैच में कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर ही लेती है। एंड सेम प्रॉब्लम बार्सिलोना के भी है, लेकिन थोड़े कम एक्सटेंट तक, क्योंकि डिफेंसिवली वो थोड़े से बेटर ऑर्गेनाइज्ड है डबल पिवट में। बट यूवेंटस 4-4-2 होने के बावजूद भी थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव खेलती है, जो कि चीज़ थोड़ी सी अलग है। तो अभी मैं टोटली बयान करने वाला हूँ लाइनअप और टेक्टिक्स के बारे में, और मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि जब ऐसी कार्डिस जैसी टीमें और भी मिलेगी हमें
जो कि यही करना चाहेगी कि पहला गोल मारना, पाक दबस करना, तो इनको कैसे ईजीली किया जा सकता है। एंड मुझे लगता नहीं आप ये लाइन सुनने को तैयार है, बट यही चीज़ है कि वाल्वर्डे को ये आता था, ये लूचो को भी नहीं आता था, यानी लुइस एनरिके को भी नहीं आता था, ये ना ही सेटियन को आता था, ना अभी कोमन को आता है कि कैसे इन पाकदबस टाइप की टीम्स के साथ आप जो है एक अच्छा टक्कर दे सकते हैं। तो अभी मैं सिंपली वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो आई थिंक अब आप काफ़ी हद तक मेरी बात से एग्री करेंगे कि हाँ यार, यहाँ पे तो यही चीज़ होनी चाहिए थी, वहाँ पे वही चीज़ होनी चाहिए थी। बट ये जो वाल्वर्डे के पास उस टाइम जो प्लेयर थे, वैसे प्लेयर्स अभी कोमन के पास अवेलेबल नहीं है। एंड एक और चीज़ ये है कि कोमन को जल्द से जल्द ट्रांसफ़र विंडो में, भले ही 6 महीने के लोन ही क्यों ना हो, उसमें एक अच्छा वर्सेटाइल स्ट्राइकर एंड एक सेंटर बैक भी चाहिए, जो कि इजीली हमको देखने को मिल भी सकता है। एंड करते इस यही कोशिश करेंगे कि हम कैसे ना कैसे करके वापस एकदम टॉप टियर पे आ जाए बार्सिलोना की। तो प्रेडिक्शन वगैरह मैं अपना क्या दूँ यूवेंटस, हालांकि ये कोई प्री मैच रिव्यू टाइप नहीं है, प्रीव्यू टाइप नहीं है, ये सिर्फ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर करने को थी। एंड जो भी एक तरीके से कहता है राउंड अप कह सकते हो इसको। बट मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि होम में आई थिंक जीत ही जाएंगे। बट ऐसा कोई स्कोर प्रेडिक्शन अभी मेरे दिमाग में नहीं है, बिकॉज अभी मोमेंटम यूवेंटस का काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड बार्सिलोना भी अच्छे मोमेंटम के बाद ऐसा मैच लूज़ की है। तो देखते हैं, बट फाइनली 3 साल बाद रोनाल्डो वर्सेस मेसी इंजॉय करना भी अपने आप में एक अलग सेंस ऑफ जॉय है, एंटरटेनमेंट है। तो इंजॉय करते हैं, तब तक के लिए भारत माता की जय।